हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। पिछली वीडियो हमारी 16 महाजनपदों के ऊपर थी। आज हम करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य के पहले हम करते हैं कि संस्थापक कौन थे। जो 16 महाजनपदों की हमने जो बात करी थी पिछली बार, उसमें पिछली वीडियो में, उसमें जो मगध साम्राज्य था वो काफ़ी सारे शक्तिशाली था। इसके शक्तिशाली होने के पीछे भी काफ़ी कारण है कि मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, है ना, और यहाँ पे पर्याप्त संसाधन थे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली राज्य उभर के आया वो मगध साम्राज्य था। अब हम इसके संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो पुराणों में, अगर हम पुराणों में यानी कि महाभारत की बात करें तो इसमें जो इसके संस्थापक के बारे में बात की जाती है वो है वृहद्रथ, जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी। और जो इसमें जरासंध का नाम आता है वो भी वृहद्रथ का पुत्र था। लेकिन इतिहासकार इसे नहीं मानते। इतिहासकार इसे मानते हैं कि जो हर्यक वंश की संस्थापक बिंबिसार था वही मगध साम्राज्य का संस्थापक था। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव रखी थी। और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद नागदशक गद्दी पर बैठा था। और उस जो नागदशक था वो हर्यक वंश का अंतिम राजा था। इसी का अमात्य था शिशुनाग, जिसने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और वो शिशुनाग ने स्थापना की थी शिशुनाग वंश की। और इसका पुत्र था कालाशोक। कालाशोक के दरबार में एक नाई रहता था जिसका नाम था महापद्मानंद, जो कि उस टाइम पे इसको उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। इसने कालाशोक की हत्या करके महापद्मानंद ने नंदवंश की नींव डाली थी। और इसका पुत्र था धनानंद। इसी की हत्या करके मौर्य वंश, यानी कि जो मगध साम्राज्य का जो सबसे अंतिम वंश माना जाता है वो है मौर्य वंश। तो उस मौर्य वंश की उसने जो नींव रखी थी, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, वो हम अगली वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इन तीनों वंशों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इसमें सबसे हर्यक वंश में जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है या जिसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो बिंबिसार और अजातशत्रु से ही आते हैं। बिंबिसार से क्या मतलब, 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, है ना। राजगृह इसने राजधानी बनाई थी। और बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणिक। और जीवक जो इसका राजवैद्य था, जिसके दरबार में एक जो डॉक्टर टाइप जो राजवैद्य रहता था, उसने अवंती नरेश प्रसेनजित जब बहुत बीमार हो गया था, यूँ कहा जाता है कि जैसे उसको पांडु रोग यानी कि पाइल्स की बीमारी हो गई थी, तो उसने जीवक को उसकी देखभाल के लिए भेजा था। और इसके साथ साथ उसने महात्मा बुद्ध जब भी बीमार पड़ते थे तो जो बिंबिसार था वो जीवक को उनके पास भेज दिया करता था। और जो बिंबिसार था ना, इसने अपने साम्राज्य की विस्तार की नीति अपनाई थी कि इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। तो इसमें एक तो इसने जो मतलब लड़ाई करके अंगराज्य को अपने में मिला लिया था, उसमें उसने युद्ध करा था। और इसके साथ साथ इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित करे थे। तो वैवाहिक संबंध में इसने जैसे कौशल नरेश प्रसेनजित थे, उसकी बहन थी महाकोशला, उसके साथ विवाह किया था। वैशाली नरेश चेटक था, उसकी पुत्री चेलन्ना थी, है ना। और मध्य राज्य की राजकुमारी क्षेमा थी। इन सब के साथ इसने मतलब विवाह करके अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और ये महात्मा जो बिंबिसार था ना, बिंबिसार जो था वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था। बिंबिसार के साथ साथ मतलब अजातशत्रु भी, जो इसका पुत्र था अजातशत्रु, वो भी महात्मा बुद्ध का क्या था? समकालीन था। और इसके साथ साथ जैसे प्रसेनजित, वत्स नरेश, उदयन, है ना, ये सारे कौन थे? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जो थे वो समकालीन थे। अब इसके बाद बिंबिसार के बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। बिंबिसार श्रेणिक था और ये कुणिक था। यह मतलब प्रारंभ में तो ये जैन धर्म को मानता था, बाद में यह बौद्ध धर्म को मानने लगा था। मतलब महावीर स्वामी के जो मतलब प्रवचन वगैरह होते थे उनसे ये काफ़ी इम्प्रेस हुआ और ये फिर बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गया था।
और इसी के टाइम पे पहली महाबौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर? राजगृह के अंदर, है ना, पहली वो महाबौद्ध संगति हुई थी। और जो इसका मंत्री था ना वंशकार, इसकी मदद से ही वो अपने पिता को मारता है और गद्दी पर बैठ जाता है। यहीं से मतलब अजातशत्रु के टाइम से ही जो इतिहासकार है ना वो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता वंश क्यों बोलते हैं? कि मतलब इसमें जो राजा बना उसने वो अपने पिता की मृत्यु करके, पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा है, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब जैसे अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन भी अपने मतलब पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। और उदयन ने क्या करा था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और इसका जो अंतिम राजा था नागदशक इसका किसका था? हर्यक वंश का अंतिम राजा था। और नागदशक का ही अमात्य था शिशुनाग मतलब नागदशक का ही जो अमात्य था वो था शिशुनाग, जिसने इसकी हत्या करके नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। और शिशुनाग ने क्या करा था? इसने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटा दी थी और फिर कहाँ ले गया था? वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन भी आता है, ऐसे टेट वगैरह के जो पेपर होते हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम वैशाली को राजधानी बनाया था? तो उसमें शिशुनाग का नाम आएगा। कालाशोक के टाइम पे हमें पता है कि दूसरी महाबौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसने मतलब राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। पुनः आ गया तो क्या आ जाएगा? कालाशोक। और इस वंश का जो अंतिम राजा था किसका? शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद किस पे बैठता है? नंदवंश की नींव रखता है। और ये किस पे बैठता है? नंदवंश मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। इसका राजा बनने से पहले जो इसका नाम इतिहासकार मानते हैं कि ये उग्रसेन था। बाद में ये महापद्मानंद की उपाधि धारण करके नंदवंश की नींव रखता है। उसके बाद इसका पुत्र था धनानंद जो था ना वो मतलब काफ़ी उसको ना पैसों का शौक था कि धन एकत्रित करना है, तो इसलिए इसका नाम धनानंद पड़ा था। और ये काफ़ी अयोग्य था। इसी के टाइम पे मतलब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण इसी के टाइम पे हुआ था जब चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उसने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे सिकंदर आ गया है, हो सकता है वो मगध पे भी आ जाए, आक्रमण कर दे। तो वो क्या करता है, जो धनानंद होता है वो चाणक्य की बेइज्जती करके अपने दरबार में से उसको निकाल देता है। तब चाणक्य कहता है कि मैं एक दिन इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो फिर वो उसको फिर बीच रास्ते में चंद्रगुप्त मिलता है। तो फिर वो सोचता है कि ये लड़का है जो लकड़ी की पतली पतली तलवारों से खेल रहा है, कि मतलब ये जो है वो धनानंद को मार सकता है। फिर वो चंद्रगुप्त को अपने अंडर ले लेता है ना, उसको शिक्षा देता है लड़ने की, राजनीति की, हर तरह की शिक्षा देता है। और फिर बाद में वो धनानंद से युद्ध करता है और उसको हरा देता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।